19वीं और 20वीं सदी के ब्रिटिश राज वाले भारत में अकाल के चलते लाखों लोगों की भूख से दर्दनाक मौतें हुई थी। लेकिन क्या आज़ाद भारत में यह स्थितियां पलट गईं? और क्या हम 21वीं शताब्दी में यह कह सकते हैं कि देश को भूखमरी से आज़ादी मिल चुकी है? यही सवाल 18 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भूखमरी का रिकॉर्ड न रखने वाली केंद्र सरकार से भी तल्ख अंदाज में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट की प्रधान पीठ ने कहा, क्या हम यह बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि देश में भूख से मौतें नहीं हो रही? कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से फिलहाल इसका जवाब नहीं मिल सका, लेकिन डाउन टू अर्थ ने भूख से होने वाली मौतों की गहन छानबीन की है। मुद्दा कार्यक्रम की इस कड़ी में हम भूखमरी पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर गरीबी, भूख और कुपोषण से होने वाली मौत की देश में असली तस्वीर क्या है और क्या कोविड के बाद आई भयंकर गरीबी और भूख ने हालात को खराब कर दिया है। हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कृपया हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। आपको वेबसाइट के ऊपर दाएं कोने में हमारे YouTube चैनल का आइकॉन मिल जाएगा। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास पर 800 से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए। अभी 2 बरस पहले 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने पर करीब 1 करोड़ लोग भूखे प्यासे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से अपने गांव की तरफ लौटे थे। और डाउन टू अर्थ ने अपनी यात्रा में पाया था कि कुछ श्रमिकों ने भूख प्यास से दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु का कारण अज्ञात ही बना रहा। गरीबी और भूख का करीबी रिश्ता है और हमारे कई राज्य कोविड के आने के बाद बहुआयामी गरीबी का जबरदस्त दंश झेल रहे हैं। दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक देश की 25% आबादी बहुआयामी तौर पर गरीब है। नीति आयोग के इस पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक पहले नंबर पर बिहार है, जबकि उसके बाद झारखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का स्थान है। इन्हीं राज्यों में गरीब, श्रमिक और भूख से मौतों के मामले भी हाल फिलहाल सामने आए हैं। तो ये बात एकदम सच है कि अभी भी बीच में कोविड से पहले स्थितियां थोड़ी बदली थी, क्योंकि नरेगा उनको मिल रहा था, उनको मिड डे मील मिल रहा था, आंगनबाड़ी उनके इलाके तक आ गई थी। लेकिन कोविड के बाद ये स्थितियां खराब हुई। परंतु ये भी सरकार और आगे की भी सरकारें जो है, दोनों जो है कुपोषित लोग उनके एजेंडे में नहीं, स्टारवेशन उनके एजेंडे में नहीं। कोविड के बाद काम धंधे बंद हुए हैं, काम धंधे का लॉस हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है जो है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जन कल्याणकारी अवधारणा की तरफ अगर नहीं होने से जो है वो नरेगा पे बजट कम हुआ है, नरेगा को इम्प्लीमेंटेशंस कम हुआ है जो है, और उसकी स्थिति क्या है कि कुपोषण और ये चीजें ज्यादा बढ़ी है। मरने की संख्या इसीलिए जो है सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा रही है कि लोगों के पास खाने पीने का नहीं था। ये पैसा लोग लाएंगे कहाँ से? कोविड में जो मौतें हुई हैं बहुत, जो छिपाई गई हैं, वो इसलिए हुई हैं कि लोग अर्ध कुपोषित थे, लोग हाफ स्टारवेटेड लोग थे। बच्चों और वयस्कों की भूख व कुपोषण से मौत का विषय बेहद जटिल है और सतत विकास कार्यक्रम के तहत 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य रखने वाली सरकारें हमेशा इसको अस्वीकार कर देती हैं। लेकिन सरकारें उन तथ्यों को नहीं छिपा पाती हैं जो भूख से होने वाली मौतों का सच उजागर करते हैं। भूखमरी यानी स्टारवेशन, ये 3 प्रकार के हैं। इनमें पहला है सुसाइडल, दूसरा है होमोसाइडल और तीसरा है एक्सीडेंटल। इन तीनों में सुसाइडल स्टारवेशन बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। वहीं एक्सीडेंटल स्टारवेशन का कारण अकाल, आपदा, युद्ध जैसी घटनाएं हैं, जबकि वृद्ध, असहाय, मानसिक रोगी, अनाथ बच्चों को पर्याप्त भोजन न मिल पाना होमोसाइडल स्टारवेशन कहलाता है। भारत में खाद्य असुरक्षा वाले आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा जोखिम में रहते हैं और भारत इन तीनों तरह की भूखमरी का सामना कर चुका है। इस मुद्दे को और आगे बताएं, पहले यह कुछ तथ्य और आंकड़े जान लीजिए। 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करके हर वर्ष
आयरिश एड एजेंसी, कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्प संयुक्त तौर पर वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। इस बार कोरोना महामारी के बीच जब दुनिया भर में भयंकर गरीबी का आगमन हुआ, तब अक्टूबर 2021 को जारी इस रिपोर्ट ने भारत की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 116 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और खराब हो गई। 2020 में जहां 94वें स्थान पर भारत था, अब वह 101वें स्थान पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक 38.8 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर श्रेणी का हो चुका है। इस सूचकांक के मुताबिक म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से भूख के मामले में अच्छी स्थिति में हैं। वहीं जुलाई 2021 में द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा कि कोविड महामारी ने 63 निम्न और मध्य आय वाले देशों की 3.5 अरब आबादी के आय को प्रभावित कर दिया और इन देशों में अतिरिक्त 14.1 करोड़ लोगों को पौष्टिक आहार के चुनाव के लिए असक्षम बना दिया है। कोविड से 2 वर्ष पहले ही 2018 में FAO ने रिपोर्ट में कहा कि भारत में दुनिया के 82 करोड़ कुपोषित लोगों में से 19.5 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, जो दुनिया के भूखे लोगों का लगभग 24% है। वहीं सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं। सरकार की 66वीं नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बताती है कि देश में कृषि मजदूरों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता। इनमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है। यह सारे आंकड़े बताते हैं कि देश का एक बड़ा हिस्सा भूख से परेशान है और असहाय होकर चुपचाप मौत को गले लगा रहा है। 1970-80 के दशक में भूख से होने वाली मौतों पर राजनीति सक्रिय रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर एक चुप्पी छा गई। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसके पास दिल्ली के बाहर इस मामले पर सुनवाई के लिए पूरी पीठ थी, उसने भी सिफारिशें की हैं। सबसे पहले NHRC ने भूखमरी के केंद्र रहे कालाहांडी, बालांगीर, कोरापुट क्षेत्र में मौतों पर कहा था कि अभाव, भूख और गरीबी तीनों मिलकर एक आदमी को उस स्तर तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देते हैं जो अंततः उसकी जान ले लेता है। उसी वक्त NHRC ने मुफ्त रसोई, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन की योजनाएं और स्वास्थ्य के विस्तृत बुनियादी ढांचों की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा 2011 में जब उड़ीसा सरकार ने 12 बच्चों की भूख से मौत को लेकर इनकार किया, तो NHRC ने एक बैठक की और कहा कि इन बच्चों की मौत की तात्कालिक वजह भूख नहीं हो सकती है, लेकिन अगर संबंधित जिले में पोषण के पैटर्न को देखें तो हम समझ सकते हैं कि भूख की उनकी मौत में कितनी बड़ी भूमिका थी। जिस पैटर्न की ओर ध्यान दिलाने की NHRC ने कोशिश की है, दरअसल सरकार ने उसे कभी ध्यान में ही नहीं रखा। यहाँ तक कि फरवरी 2018 में झारखंड में देश में पहली बार भूख से मौत की पहचान और बचाव को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें मौखिक ऑटोप्सी की बात की गई है। अभी देश में भूख से मौत की पहचान का सिर्फ एक ही जटिल तरीका अपनाया जाता है, जिसका अभ्यास भी बहुत ही कम या ना के बराबर है। सरकार भूख से मौत को सिर्फ ऑटोप्सी यानी शव का परीक्षण करके ही पहचानती है। हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसी रिपोर्ट नवंबर 2018 में आई, जब दिल्ली में 3 बच्चियों की विसरा रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि इन बच्चियों की मौत भूख से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड के दौरान देश भर में सामुदायिक रसोई योजना शुरू करने की मांग करने वाली याचिका अब भूखमरी की जटिल प्रक्रिया वाली पहचान के सवाल पर आ चुकी है। मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क राइट टू फूड कैंपेन ने 2015 से 2020 तक भूख से होने वाली मौतों का एक आंकड़ा तैयार किया है। डाउन टू अर्थ को साझा की गई जानकारी के मुताबिक इन 5 वर्षों में जब सरकार भूख से एक भी मौत का आंकड़ा नहीं बता रही है, तब 13 राज्यों में 108 मौतें भूख से होने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है।
मृतकों की इस सूची में 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल हैं। इनमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में सर्वाधिक 29 मौतें, उत्तर प्रदेश में 22 मौतें, उड़ीसा में 15 मौतें, बिहार में 8, कर्नाटक में 7 और छत्तीसगढ़ में 6, पश्चिम बंगाल में 6, महाराष्ट्र में 4, मध्य प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 3 और राजस्थान में भी 1 मौत शामिल है। इस रिपोर्ट में भूख से वह मृतक भी शामिल हैं जो डिजिटल आधारित बुनियादी सेवाओं से वंचित हो गए, यानी ऐसे लोग जिनका आधार बायोमेट्रिक से नहीं जुड़ा हुआ था या उनके पास आधार ही नहीं था। भूख या कुपोषण से होने वाली मौतों की अंडर रिपोर्टिंग और ऑटोप्सी के सिवा कोई प्रभावी तरीका न होने से न सिर्फ कई छिपे हुए स्टारवेशन सेंटर की अनदेखी जारी रहेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा का जोखिम और पोषण की अपूर्ण योजनाएं 21वीं सदी में भी हमें चोट पहुंचाती रहेंगी। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।